नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हास्य नाटक दादी माँ जागी के आखिरी अंक के अंतिम दृश्य। अंक 3, चौथा दृश्य। स्थान कोठी का ड्राइंग रूम। समय दूसरे दिन सुबह चाय के समय। ड्राइंग रूम खाली है। पार्वती और रूपचंद अपने कमरे से निकलते हैं। उनके चेहरों और कपड़ों से लगता है कि वे अभी अभी जागे हैं। रूपचंद: पार्वती, रसोई में जाकर देखो तो जोड़ू राम अभी तक बेटी क्यों नहीं लेकर आया। पार्वती रसोई में जाती है। रूपचंद अलसाया सा सोफे पर बैठता है। तभी सीढ़ियों से बबलू स्कूल का बस्ता लिए हुए उतरता है। उसके पीछे नाइट सूट में कृष्ण गोपाल और सरला उतरते हैं। बबलू रसोई के दरवाजे पर जाता है। बबलू पुकार कर: जोड़ू राम, जल्दी से मेरा दूध और खाने का डिब्बा ला, मेरी बस के आने का समय हो गया। रूपचंद: बबलू, तेरी नानी गई है रसोई में। कृष्ण: पता नहीं आज जोड़ू राम को क्या हुआ, अभी तक ऊपर बेटी नहीं लाया, कमला नाराज हो रही है। सरला: जीजी के बैरा साहब, मैं भी बेटी के लिए नीचे आई हूँ, ने चाय अपने कमरे में मंगवाई है। तभी पार्वती परेशान सी रसोई से आती है। पार्वती: आज चाय कैसे मिलेगी, जोड़ू राम अभी तक सो रहा है। सब गुस्से से: क्या, वह सो रहा है? कृष्ण: 7 बज गए और जोड़ू राम अभी तक सो रहा है। पार्वती: मैंने बहुत जगाया, जागता ही नहीं। रूपचंद गुस्से से: मैं अभी उस कामचोर की हड्डी पसली एक करता हूं। रूपचंद रसोई की ओर जाने लगता है। तभी दादी माँ अपने कमरे से निकलकर आती है। उसी समय ललित मोहन बाहर से आता है, जैसे सैर करके लौटा हो। दादी: अरे चंदू। रूपचंद रुकता है। पार्वती और कृष्ण गोपाल हैरान होकर दादी माँ की ओर देखते हैं। अरे, उस गरीब की हड्डी पसली एक करने से पहले देख ले कि कहीं वह बीमार तो नहीं। सरला, तू डॉक्टर काहे की है? सरला: मैं अभी जोड़ू राम को देखती हूँ। जल्दी से रसोई के अंदर जाती है। दादी: जा मोहन, तू भी जाकर देख। औरों के लिए तो जोड़ू राम की हैसियत जानवर जैसी है। सभी शर्मिंदा होकर रसोई में जाते हैं। उधर स्कूल की बस का हॉर्न सुनाई देता है। बबलू: अरे, मेरी बस आ गई, मैं जाता हूँ। बबलू बस्ता लिए बाहर वाले दरवाजे की ओर जाता है। उसी समय सीढ़ियों से कमला उतरती है। वह भी दादी माँ को हैरानी से देखती है। कमला: अरे बबलू, बिना दूध पिए जा रहा है। बबलू रुककर: मम्मी, मेरे पास पैसे हैं, मैं स्कूल में कुछ खा लूंगा। और हाँ मम्मी, आज जोड़ू राम सो गया है, उसके लिए भी भूचाल को बुलाओ। बबलू ये कहकर बाहर चला जाता है। दादी हंसकर: बबलू को याद है कि भूचाल ने मुझे जगाया था। तभी मोहन, कृष्ण गोपाल और रूपचंद जोड़ू राम को उठाकर बाहर ड्राइंग रूम में लाते हैं। वह सो रहा है। कमला: अरे, क्या हुआ इसे, ये तो सो रहा है। सरला रसोई से आकर: इसे सोफे पर लिटा दीजिए। जोड़ू राम को सोफे पर लिटाया जाता है। सरला उसकी नब्ज देखती है। रूपचंद: पता नहीं क्या हुआ है इसे, कल रात तक तो ये भला चंगा था। सरला आंखों का निरीक्षण करके: अभी ये भला चंगा है, लगता है रात को इसने कोई नशीली चीज या सोने की दवा खा ली है। कमला, पार्वती और कृष्ण गोपाल चौंकते हैं। मोहन: मैं जगाता हूं इसे। जोड़ू राम को जोर जोर से हिलाता है। जोड़ू नींद में बड़बड़ाते हुए: कौन मुझे दादी माँ के चरणों से उठा रहा है? दादी माँ देवी हैं, गरीबों पर दया करने वाली देवी। कल रात दादी माँ ने अपने हिस्से का दूध मुझे पिला दिया, माँ की तरह मुझे दूध पिला दिया और मैं मीठी नींद सो गया। मुझे नींद आ रही है। वह फिर सो जाता है। पार्वती घबरा जाती है। कमला उसे घूर कर देखती है। रूपचंद हैरान सा: क्या कल रात तुमने अपने हिस्से का दूध जोड़ू राम को पिला दिया था? दादी: हाँ रे, हमेशा की तरह
कल रात भी जोड़ू राम दूध का गिलास लेकर आया था। मेरा जी नहीं चाहा, मैंने वह दूध जोड़ू राम को पिला दिया। मोहन, और उस दूध में किसी ने नींद की दवा मिला दी थी, क्यों सरला? सरला, लगता तो ऐसा ही है। कमला वहां से हटने का बहाना बनाते हुए, माँ, ये जोड़ू राम तो अभी जागेगा नहीं, चलिए आप रसोई में चलकर चाय बना दीजिए। दादी, कमला, तू अपने घर वाले के साथ रसोई में जा, बहू को यहीं छोड़ दे। कृष्ण गोपाल और कमला रसोई में जाते हैं। पार्वती वहीं खड़ी रहती है जैसे उसे काठ मार गया हो। रूपचंद, माँ, ये क्या पहेली है? दादी, बेटा, पहेली अभी सुलझ जाती है। सरला, कल रात तूने अमला को नींद की गोली दी थी, गोलियों की वह शीशी किसके पास है? सरला पार्वती की ओर इशारा करके, माँ के पास। मोहन, तो क्या नानी माँ के दूध में मामी ने नींद की गोलियां मिलाई थीं? दादी माँ बड़े जोर से हंसती हैं। रूपचंद हैरान होकर, माँ, क्या हुआ तुम्हें? तभी बाहर से डॉक्टर कैलाश आहूजा आता है। उसने टेनिस के खिलाड़ी के कपड़े पहने हुए हैं, उसके हाथ में रैकेट है। कैलाश आते हुए, माफ कीजिए, मैं टेनिस कोर्ट में सरला का इंतजार कर रहा था, ये नहीं आई तो। सरला उसके पास जाती है मुस्कुराती हुई। दादी हंसकर, आओ कैलाश, अपने पास बिठाती है। नहीं नहीं डॉक्टर आहूजा, तुम बाहर सरला का इंतजार कर रहे थे और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम दिमागी रोगों के डॉक्टर हो ना? लो जरा देखो, मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम्हारा ये होने वाला ससुर अभी अभी पूछ रहा था कि मुझे क्या हो गया है। अरे डॉक्टर, इसे बताओ कि मैं पागल हो गई हूँ और घर के लोग चाहते हैं कि मैं कल की बजाय आज ही हमेशा के लिए सो जाऊं। रूपचंद, माँ? दादी हंसते हुए, मैं पागल हूँ, इसीलिए मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि अपनी कमाई में से कुछ दान पुण्य भी किया कर। मैं पागल हूँ, इसीलिए मैं अपने ठेकेदार बेटे से कहती हूँ कि अपनी साथ वाली कोठी में एक नृत्य संगीत का स्कूल खोल दे, जहां दुखिया अमला नाच गाना सिखाए और अपना दुख भूल जाए। मैं पागल हूँ, इसीलिए मैं अपने लखपति बेटे से कहती हूँ कि अपने पुरखों के गांव के गरीब लोगों के लिए अपने बाप के नाम पर एक अस्पताल खोल दे। रूपचंद पांव पकड़कर, नहीं माँ, पागल तुम नहीं, पागल मैं हूं जिसने पार्वती जैसी औरत से शादी की। पार्वती रोती हुई भागकर दादी माँ के पांव पकड़ती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दादी प्यार से, बहू, कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। चंदू, बहू पर गुस्सा न कर। जोड़ू राम आंखें खोलता है। मोहन खुश होकर, जोड़ू राम होश में आ गया। सरला, हाँ, अब ये ठीक है। सब खुश होते हैं। दादी माँ उठकर जोड़ू राम के माथे पर हाथ रखती है। दादी माँ के चेहरे पर दया, ममता और प्यार की आभा दिखाई देती है। मंच पर दृश्य समाप्ति सूचक अंधेरा हो जाता है। 5वां दृश्य। स्थान कोठी का ड्राइंग रूम। समय प्रातः 9 बजे। ड्राइंग रूम में आराम कुर्सी पर दादी माँ खादी की सादी सी धोती पहने हुए बैठी है। आसपास सोफे पर और कुर्सियों पर रूपचंद, मिल्खा सिंह, कमला, कृष्ण गोपाल, सरला, डॉक्टर कैलाश आहूजा और अमला बैठे हैं। अमला ने सफेद साड़ी पहनी हुई है और गले में रुद्राक्ष की माला डाली हुई है। वह खुश है। कमला और कृष्ण गोपाल के चेहरों पर
कोई उत्साह नहीं। ललित मोहन प्रसन्न चित्त सा दादी माँ के पीछे खड़ा है और रधिया अमला के पीछे खड़ी है। पार्वती रसोई से ड्राइंग रूम में आती जाती रहती है। लगता है वह जैसे दादी माँ और अपने पति को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। उसकी देखरेख में जोड़ू राम चाय, मिठाई, नमकीन आदि खाने पीने का सामान ला लाकर सबके सामने तिपाइयों पर रखता है। बाहर से माली 2 बड़ी बड़ी फूल मालाएं और गुलदस्ता लेकर आता है और रूपचंद के सामने रखकर एक तरफ बैठ जाता है। दादी हंसकर, चंदू, ये गुलदस्ता और फूलों के हार काहे के लिए मंगवाए हैं? घर में कोई जलसा है? रूपचंद, माँ, आज मैं अपने जिगरी दोस्त मिल्खा सिंह को साक्षी बनाकर अपने परिवार के सामने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं करने जा रहा हूँ। दादी हंसकर, और घोषणाएं करके नेता की तरह अपने गले में हार डलवाएगा? सब हंसते हैं। रूपचंद, नहीं माँ, जिस महान आत्मा की प्रेरणा से आज मैं 2 घोषणाएं करने जा रहा हूं, उस पर श्रद्धा भक्ति के फूल चढ़ाए जाएंगे। पहली घोषणा, साथ वाली कोठी में गरीब और पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए नृत्य संगीत का स्कूल खोला जाएगा, जिसका नाम होगा मेरी पूजनीया माँ के नाम पर, फूलवती नृत्य संगीत विद्यालय। सब ताली बजाते हैं। और जिसकी प्रिंसिपल होगी मेरी बेटी अमला। अमला, अपनी दादी माँ से आशीर्वाद लो। अमला एक फूल माला लेकर भावविह्वल सी, दादी माँ, मैं आपकी प्रेरणा से सब कुछ त्याग कर नृत्य और संगीत के देवता को ही अपना जीवन समर्पित कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर अपनी इस साधना में लीन रह सकूं। अमला दादी माँ के पांव छूकर उसके गले में फूलमाला डालती है। दादी माँ उसके सिर पर हाथ रखती है। सब ताली बजाते हैं। दादी, अरे अमला, सबको ये भी बता देना कि रधिया तेरे विद्यालय की पहली छात्रा होगी। रधिया जल्दी से भावविह्वल सी, दादी माँ, ये बात मैं बताती हूँ। मैं एक गरीब माली की गंवार लड़की हूँ। आपने मुझे अपनी पोती मानकर और अमला जीजी की शिष्या बनाकर जो प्यार दिया है, जो मान दिया है, वह ऐसा है जैसे जैसे कोई नाली की ईंट उठाकर मंदिर में लगा दे। रधिया दादी माँ के पांव छूकर उसके गले में फूलमाला डालती है और फिर वह अमला के पांव छूती है। सब ताली बजाते हैं। दादी, अरे मोहन, तू भी कुछ कहना चाहे है? मोहन झूठ मूठ उदासी से, नानी माँ, मैं क्या कहूँ? रधिया को अमला के स्कूल में दाखिल करके आपने तो मेरा स्कूल ही बंद कर दिया। सब हंसते हैं। रूपचंद, मोहन, अमला के स्कूल की प्रबंध समिति का तू ही तो सेक्रेटरी होगा। अब मैं दूसरी घोषणा करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं जिंदगी भर पैसा कमाने के चक्कर में रहा, कभी दान पुण्य नहीं किया। मैंने अपनी पूजनीया माँ की प्रेरणा से गरीबों की सेवा के लिए अपने पुरखों के गांव में अपने स्वर्गीय पिता श्री लालचंद के नाम पर एक खैराती अस्पताल खोलने का फैसला किया है। सब ताली बजाते हैं। मिल्खा सिंह जल्दी से उठकर गुलदस्ता हाथ में लेता है। मिल्खा, अरे रूपचंद, तुम अच्छे मेरे जिगरी दोस्त हो। पुण्य कमाने का सारा ठेका तुम ही ले लोगे, कुछ मेरे लिए नहीं छोड़ोगे। दादी माँ से, माँ जी, आप रूपचंद की ही नहीं, मेरी भी माँ है। पांव छूकर गुलदस्ता भेंट करता है। लोग कहते हैं कि आप 25 साल तक बेहोश रहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि आप 25 साल तक समाधि में लीन रहीं और फिर नई ज्योति बनकर जागी। दादी हंसकर, नहीं रे, ज्योति व्योति कुछ नहीं। घर के लोग समझते हैं कि बोतल में से जिन निकल आया है। खैर मिल्खा सिंह, तुम दान पुण्य का कौन सा ठेका ले रहे हो? मिल्खा, माँ जी,
मैं पापी क्या दान पुण्य करूंगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं अमला के स्कूल का सरपरस्त बन जाता हूँ। दादी हंसकर, नेकी और पूछ पूछ। मिल्खा, आप लोगों ने फैसला किया है कि अमला के स्कूल में गरीब और पिछड़े वर्ग की लड़कियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। मैं बड़े बड़े घरों की ऐसी 10 लड़कियां दाखिल कराऊंगा जो हर महीने 100-100 रुपए फीस देंगी, और उन लड़कियों में मेरी 2 पोतियां भी होंगी। सब ताली बजाते हैं। अमला खुश होकर, धन्यवाद अंकल, अब मैं स्कूल में 2-3 साजिंदे नौकर रख सकूंगी। मिल्खा, और माँ जी, आप अपने गांव में जो अस्पताल बनवा रही हैं उसके लिए मैं एक तुच्छ सी भेंट दूंगा, एक्सरे का सारा सामान। सरला हंसकर, अंकल, आप एक्सरे के सामान को तुच्छ सी भेंट कहते हैं? कैलाश, उससे तो गांव का वह अस्पताल दिल्ली के अस्पतालों की बराबरी करेगा। दादी मुस्कुराकर, तो इस तरह मिल्खा सिंह ने साबित कर दिया कि वह सचमुच मेरा दूसरा बेटा है। भगवान इसे लंबी उम्र दे। जरा रुककर, आज की बातचीत में कमला और कृष्ण गोपाल ने कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मैं जानती हूँ उन्हें साथ वाली कोठी में अमला के स्कूल का खुलना और गांव में अस्पताल का बनना पसंद है। कमला, मैं ठीक कह रही हूँ ना? कमला बिना उत्साह के, हाँ दादी माँ। दादी, मिल्खा सिंह, मुझे अपनी सभी पोतियों पर गर्व है। अमला को ही लो, इसने मीराबाई की तरह जीवन का एक बड़ा ही कठिन रास्ता चुना है। शादी के मामले में इसने ऐसा धोखा खाया है कि इसने कला की साधना करते हुए आजीवन कुंवारी रहने का प्रण कर लिया है। सच कहूँ, पहले तो मुझे इसका ये प्रण अच्छा नहीं लगा था। मैं पुराने जमाने की हूँ ना। हमारे जमाने में लड़की को पराया धन और पराई अमानत माना जाता था, और उसकी शादी 13-14 साल की उम्र में करके उसे हमेशा के लिए विदा कर दिया जाता था। माँ बाप उसे डोली में बैठाकर कहते थे, बेटी, हमारे घर से तुम्हारी डोली जा रही है, अब तुम्हारी अर्थी ही वापस आ सकती है। 25 साल की नींद के बाद जब मैं इस नए जमाने में जागी तो मैंने देखा कि ससुराल से लड़कियों की धड़ाधड़ अर्थियां चली आ रही हैं। मैंने ये भी देखा कि इस नए जमाने में ससुराल के डाकू बहू को दहेज की फिरौती लाने वाली बंधक वस्तु मानते हैं। यही सब देखकर मैंने अपने विचार बदल डाले हैं। 25 साल की नींद से जागने के बाद मैंने संकल्प किया था कि मैं अपनी तीनों पोतियों की शादी 2 महीने के भीतर कर दूंगी। विमला की शादी महीने भर में कर भी दी। जरा रुककर, वह यहाँ नहीं है? चंदू, मैंने उसे भी बुलाने को कहा था। रूपचंद, माँ, मैंने कृष्ण गोपाल से उसे फोन करने को कहा था। कृष्ण, मैंने फोन किया था, उधर से फोन विमला के ससुर ने उठाया था, उन्हें मैंने आपका संदेश दे दिया था। दादी, खैर कोई बात नहीं, किसी कारणवश विमला आज नहीं आ सकी। हाँ, तो मैं अपने विचार बदलने की बात कह रही थी। मैं अब मानने लगी हूँ कि लड़की की शादी तभी करनी चाहिए जब वह पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ी होने लायक हो जाए। मैं अब ये भी मानने लगी हूँ कि लड़की को जबरदस्ती ब्याह की बलि वेदी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए कि वे लड़की को पराया धन और पराई अमानत न माने। माँ बाप के घर में लड़की का दर्जा वही होना चाहिए जो लड़के का होता है। मिल्खा सिंह, अपने इन्हीं नए विचारों के कारण
मैं इस अमला और अपनी दूसरी पोती डॉक्टर सरला को फौरन शादी करने पर मजबूर नहीं कर रही हूँ। मिल्खा: माँ, नारी जाति के बारे में आपके ये विचार सुनकर मैं गदगद हो गया हूँ। मुझे ये जानकर भी खुशी हुई कि 25 साल की समाधि से जागने के बाद आप अपने परिवार पर ही नहीं, बाहर के समाज और देश पर भी दृष्टिपात कर रही हैं। दादी: खैर, ये सरला शादी से पहले इस डॉक्टर कैलाश आहूजा के साथ विलायत जाकर डॉक्टरी की ऊंची पढ़ाई करना चाहती है। मैंने उसकी ये बात मान ली है। सरला विलायत से जितनी बड़ी डॉक्टर बनकर आएगी, भारत की गरीब जनता की ये उतनी ही बड़ी सेवा कर सकेगी। गांव की गरीब जनता को जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ सेवा की भावना वाले अच्छे डॉक्टर और अस्पताल भी चाहिए। इसीलिए मैं चंदू से कहकर अपनी ससुराल के गांव में एक अस्पताल बनवा रही हूँ, और अमला का ये नृत्य संगीत विद्यालय भी एक तरह से अस्पताल ही है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि जैसे डॉक्टर की दवाई से शरीर के रोगों का इलाज होता है, वैसे ही संगीत से आत्मा के रोगों का इलाज होता है। एकाएक रुककर: ओहो, लगता है मुझे भी रोग लग गया है, भाषण देने का रोग। सब हंसते हैं। सुना है आजकल देश में भाषण देने का ये रोग महामारी की तरह फैला हुआ है। सब हंसते हैं। पार्वती हंसते हुए: माँ जी, आज एक रोग यहाँ भी फैला हुआ है। दादी हैरान होकर: कौन सा रोग यहाँ फैला हुआ है बहू? पार्वती: मिठाई और नमकीन ना खाने का रोग। सब हंसते हैं। दादी हंसते हुए: अरे हाँ, मेरा तो इधर ध्यान ही नहीं गया। नेता की तरह मैं भाषण से ही पेट भरती रही। अरे, आज खुशी का दिन है, खूब खाओ पियो। माली, तू भी हाथ बढ़ा। बहू, जल्दी से गर्मा गर्म चाय मंगवा। मोहन: जी हाँ, ये इमारतों के ठेकेदार की दावत है। बिना पानी के चिनाई नहीं हो सकती। सब हंसते हैं और खाते पीते हैं। पर्दा गिरता है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हास्य नाटक दादी माँ जागी के अंतिम अंक का अंतिम दृश्य। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।